डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए प्रोज और पोएट्री से जो भी इम्पोर्टेंट समरी है उसको आज पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम में इसी वीडियो से समरी आएगा। आप लोग इसे तैयार कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो समरी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपका पहला प्रोज है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस आपको थोड़े से हिंदी करके वो समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है एक ऐसे है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे का लाइन है, इन दिस ऐसे महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस ऐसे में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, लिखा हुआ है ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसको इस प्रोज में मतलब इस समरी में इस ऐसे में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से तुलना करते हैं, बताते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है और इसमें क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। द गिवन एक्सट्रैक्ट होता है जैसे कोई भी चीज़ का जो सारांश होता है ना, आप समरी का ये सिनोनिम समझ लीजिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब कोई भी चीज़ का जब ब्रीफली आप कम समय में समझते हैं उसको कहते हैं। तो कहता है द गिवन एक्सट्रैक्ट tells us that Indian civilization hold an extraordinary rank among all the culture। तो कहता है कि ये जो ऐसे है इससे पता चलता है कि जो भारतीय सभ्यता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक रखता है पूरे वर्ल्ड के सिविलाइजेशन में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक का मतलब है कि इसका रैंक काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंक होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसी तरीके से ये अच्छा रैंक रखता है। आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एशियंट एंड द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारी भारतीय सभ्यता है ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। इट हैज़ मैनी फीचर्स टू स्पेंड अ हैप्पी फुल लाइफ। और भारतीय सभ्यता में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम अपने ज़िंदगी को बहुत ही खुशी जी सकते हैं। सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ कंडक्शन विच गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी। आगे की लाइन कहता है कि जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे मैं कुछ छोड़ दिया क्या, नहीं, सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ कंडक्शन का, तो सिविलाइजेशन एक वे है कंडक्शन का, मतलब बातचीत करने का, आचार विचार व्यवहार एक दूसरे से शेयर करने का। विच गाइड्स अस, जो कि हमें गाइड करता है, सिखाता है हमारी अपनी कर्म को, ड्यूटी को, कर्तव्य को। मैनी स्कॉलर्स लर्न थिंग्स फ्रॉम इट। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इससे मतलब इंडियन सिविलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, ठीक है। सो आगे के लाइन देखिएगा, सो आर सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट सुपीरियर टू ऑल। इसलिए जो हमारा सिविलाइजेशन है वो सभी सिविलाइजेशन में सुपीरियर है, अच्छा है। वी डोंट नीड टू कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द माइंड्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। गांधी जी इस ऐसे में माइंड और सेंस की भी बात करते हैं। मानव जाति का जो मन है और दिमाग है उसकी भी बात यहाँ पे की जाती है। अब क्या की जाती है, आगे है, ही सेज डैट, वो कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट बर्न्स। और ये लाइन ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देख लेना आपके एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए या लाइन एक्सप्लेनेशन आ जाए, आएगा ही। अब इस लाइन का मतलब समझ लो, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड का मतलब है कि जो मन है ना एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना मिलता है उतना ही ज़्यादा और चाहता है। और आगे का लाइन लिखा हुआ है, स्टिल इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। और इसको कभी भी संतुष्टि नहीं होता है, मतलब माइंड जो हमारा जो है मन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। सो वी शुड नेवर इंडल्ज इन आवर पैशन।
तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जो हमारी चाहते हैं ना, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसमें हमें बिजी नहीं होना चाहिए, उसमें हमें नहीं लगे रहना चाहिए हमेशा, और डिजायर जो है उसमें भी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे पैशन का मतलब है चाहत, जो आपका शौक़ है, और डिजायर का मतलब इच्छाएं। ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस आर्टिफिशियल, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो हमें आर्टिफिशियल बनाता है, मतलब एक मशीन जैसा बनाता है, एक नेचुरल नहीं बना पाता। ठीक है, दीज पैशंस एंड डिजायर्स, और ये सब जो पैशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, मेक आवर माइंड अनकंट्रोल्ड, और ये सब हमारे माइंड को अनकंट्रोल्ड करते हैं, अनियंत्रित करते हैं। फर्दर अब कहता है कि आगे, है ना, ही ऑल्सो सेज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो कहता है ना कि आगे वो कहते हैं गांधी जी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये वस्तुओं की पूजा है। जैसे आज आप क्या करते हो, आप अपने फ़ोन को बहुत इज्जत करते हो, थोड़ा सा गिर जाता है तो आप कैसे उसको कहते हो, क्या हुआ, ठीक टूट तो नहीं गया, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम आज वस्तुओं की पूजा करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, एंड इट सूट्स ओनली द बेस्ट। अब गांधी जी कहते हैं कि जो ठीक है वस्तुओं की पूजा करना ठीक है, लेकिन ये हमें सूट नहीं करता, ये वेस्ट के लोगों को सूट करता, यूरोप के लोगों को सूट करता है। और लास्ट जो ये जो है ना, बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये इडियम्स है, सॉरी प्रोवर्ब है। ठीक है, कहता सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पूछेगा कहाँ से लिया गया है या फिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो याद रखना, सादा जीवन उच्च विचार सूट्स टू इंडियन सिविलाइजेशन। तो जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, ये हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता को सूट करती है। हम सब क्या हैं, हम सब बहुत सादा जीवन जीते हैं, लेकिन विचार तो बहुत ऊंचे होते हैं ना। मतलब हम लोग भी किसी विदेश वाले लोगों से, अमेरिकन लोगों से कम थोड़ी ना हैं किसी चीज़ में। तो वही चीज़ कहता है कि सादा जीवन जिएंगे लेकिन हाई थिंकिंग होगा हमारा। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन को सूट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट समरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आई हैव अ ड्रीम। तो देखिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। आई हैव अ ड्रीम इज एन अनफॉरगेटेबल स्पीच। अनफॉरगेटेबल मतलब कि ऐसा स्पीच है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना। हिस्ट्री में इसे हम नहीं भुला जा सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया था। ठीक है, विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, तो याद रखिएगा। ये एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप पे। यहाँ पे स्टेप का मतलब है कि जैसे कोई हॉल होता है ना, या फिर जैसे कोई बिल्डिंग होती है, तो उसकी जो गेट होता है, मेन गेट जहाँ से आप एंट्री करते हो, उसको स्टेप बोला जाता है। तो वहीं पे जो वाशिंगटन का लिंकन मेमोरियल हॉल है, उसके स्टेप पे ये भाषण दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही टॉक्स, अब यहाँ पे कहता है कि ही टॉक्स अबाउट होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ ऑल अमेरिकन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग है ना, वो उनकी आशा, जो आशा है या फिर सपने हैं, किन की, अमेरिकन नेग्रोज की, जो अमेरिका के जो काले लोग हैं, उनकी जो विश्वास है कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। हु हैव बीन स्ट्रगलिंग, अब ये हु किसके लिए आया है, यही नेग्रो के लिए, काले लोगों के लिए। तो कहता है कि जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, देयर राइट्स एंड फ्रीडम, और अपने स्वतंत्रता और जो अधिकार है उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार देयर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहता है कि आज भी, मतलब जो स्पीकर है मार्टिन लूथर किंग, वो कहते हैं आज भी जो है ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो जातीय भेदभाव होता है, ठीक है ना, नस्ल वाला भेदभाव, काले लोग, गोरे लोग, ठीक है, इस तरीके के भेदभाव वहाँ पे ज़्यादा होते थे। हैटर्ड मतलब जो नफ़रत की भावना है,
इन इक्वलिटीज असमानता है कि काले लोग इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे, काले लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, ऐसा था अमेरिका में, ठीक है, एमंग अमेरिकन पीपल। तो उनके बारे में ये बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग। द नेग्रोज, याद रखिएगा, नेग्रो किसको बोलते हैं? ब्लैक अमेरिकन को। नेग्रो आर टॉर्चर्ड, जो नेग्रो थे ना उनको टॉर्चर किया जाता था, नेगलेक्ट किया जाता था और फिर नफ़रत किया जाता था। किन के द्वारा? वाइट अमेरिकन के द्वारा, ठीक है, जो उजले लोग होते थे उनके द्वारा। दीज पीपल आर फोर्स टू, और जो ये सब जो लोग थे वो मजबूर कर देते थे लिव विथ पॉवर्टी, कि जो ब्लैक अमेरिकन जो लोग थे, नेग्रो लोग थे, उनको ना एक अलग आइलैंड पे गरीबी में ऐसे ही जीने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। कहता फर्दर, आगे, फर्दर ही ऑल्सो सेज डैट, मतलब कहते हैं कि आगे वो ये बात भी कहते हैं, कौन? मार्टिन लूथर किंग, कि वी विल रिटर्न टू आवर होम, कि हम लोग एक दिन अपने घर जरूर लौटेंगे, विथ होप्स, उस आशा के साथ लौटेंगे जो कि हमने आशा जताई है, ठीक है। द न्यू सन विल राइज विथ रेज ऑफ लिबर्टी, और मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो नया सन है ना, नया जो सूरज है, अगला जो सुबह होगा वो उगेगा, वो उदय होगा, और कैसे? रेज ऑफ लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता की किरण लेकर आएगा, समानता की एक किरण लेकर आएगा, शांति का एक किरण, और ब्रदरहुड का, भाईचारा का, ठीक है। तो ऐसा ये आशा करते हैं। ही हैज़ अ ड्रीम, और उनका एक सपना है, किन का? मार्टिन लूथर किंग या फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका, कि रेशियल एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन विल बिगिन, मतलब एक दिन ये जो भेदभाव हो रहा है ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये क्या कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना वो बिगिन कर देंगे फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की जो फाउंडेशन है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की जो न्याय जो व्यवस्था है या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसका जो फाउंडेशन है, मेन जो आधारशिला है, उसको वो कमज़ोर कर देगी, ठीक है। आगे कहते हैं हिज ड्रीम, अब जो उनका ड्रीम है, हिज ड्रीम इज़ टू ब्रिंग द फ्रीडम, कहता उनका सपना है वो कि वो फ्रीडम को लाए, जस्टिस को लाए, न्याय को और समानता को, इक्वलिटी को। ही हैज़ अ होप टू डिसअपियर ऑल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटीज़, यहाँ पे कहता है कि उन्हें, उनके पास ना, मतलब वो आशा ऐसा करते हैं कि एक दिन ये जो भेदभाव है, जो असमानता है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ही होप्स डैट वन डे ऑल द वाइट्स एंड द ब्लैक विल वॉक टुगेदर, लिव टुगेदर, सिट टुगेदर। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है ही होप्स, मतलब जो मार्टिन लूथर किंग है ये आशा करते हैं कि एक दिन, वन डे, ऑल द वाइट, मतलब जितने भी जो गोरे लोग हैं, ठीक है, और एंड द ब्लैक, और जो काले लोग हैं, विल वॉक, मतलब वो एक साथ चल सकेंगे, टुगेदर, लिव टुगेदर, एक साथ रह सकेंगे, सिट टुगेदर, एक साथ बैठेंगे, मतलब ऐसा इनका ड्रीम है। अब यहाँ पे मैंने लिखा लास्टली, मतलब अंततः, ही ऑल्सो होप्स डैट वन डे वी विल हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ लिबर्टी, और लास्ट में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक ऐसा भी समय आएगा जब हम स्वतंत्रता की उस मीठी गुणगान को सुनेंगे, न्याय की मीठी गुणगान को सुनेंगे, और समानता का, और हर ये जो चीज़ें होगी ना, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, ये हर एक अमेरिकन के लिए एक होगा, एक तरह से होगा, ठीक है। तीसरा इम्पोर्टेंट समरी है आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे विच हैज़ बीन रिटन बाय द ग्रेट ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसफर बर्ट्रैंड रसल। याद रखिएगा, सारे पॉइंट आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से समरी लिखोगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं सारे पॉइंट को इस लाइन में इंक्लूड कर दिया हूँ। एक ऐसे है लिखा गया एक ब्रिटिश राइटर के द्वारा जो कि फिलोसफर भी हैं और उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल, तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ। बर्ट्रैंड रसल
talks about the ideas that have helped mankind that makes a man civilized। यहाँ पे कहते हैं कि जो बर्ट्रड रसल है ना, वो एक ऐसी आइडियाज़ की बात करते हैं जो मानव जाति के हित में है और मानव जाति के जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसको सिविलाइज्ड कर पाएगा, उसको सभ्य करेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो ऑथर के अनुसार दो बहुत कैटेगरी, अच्छे कैटेगरी हैं आइडियाज़ की, जो कि मानव जाति का हेल्प करेगा। अब वो क्या है? द आइडिया विच हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग विथ नॉलेज एंड स्किल एंड द सेकेंडरी विथ देयर मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे कहते हैं कि दो आइडियाज़ कौन कौन से हैं। तो पहला है जो कि ह्यूमन बीइंग नॉलेज के साथ, अपने स्किल के साथ इसको हेल्प कर पाएगा। अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज होगी, किसी चीज़ की स्किल होगी, तभी तो आप एक दूसरे मानव जाति की हेल्प कर पाएंगे। तो पहली तो कैटेगरी ये है। और दूसरी सेकेंडरी क्या है? विथ देयर मोरल, मतलब उनकी जो नैतिक जो व्यवहार होगा, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स होगा, जो राजनीतिक विचार होगा, उस तरह की जो आइडियाज़ होंगे तो उनसे भी हेल्प मिलेगा मानव जाति को। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द आइडियाज़ प्लेड अ वाइटल रोल। ये वाइटल रोल क्या होता है? ऐसा रोल जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। वाइटल का मतलब है जीवंत, महत्वपूर्ण। तो कहते हैं कि ऐसी आइडिया जो कि महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें? इन द ग्रोन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को ग्रो करने में, हमारी सभ्यता को बनने में। दैट मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर, जो कि हमारा लाइफ को ज़्यादा सुरक्षित और बढ़िया बनाता है। इट रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो ये चीज़ है ना, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये एक्सपोजिशन और जो एस्टावेशन है, उसमें ये कभी कभी परिणाम इसका निकलता है। ठीक है, कहता वी विल फाइट, और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। किस चीज़ को? वन एनदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड नेशन ड्यू टू आवर इमोशनल फीलिंग्स। तो कहता है यहाँ पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखा गया है कि हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ ये जो चीज़ है, नेम ऑफ रिलीजन है, कास्ट है या फिर नेशन है, बहुत से ऐसे आप लोग देखा होगा, या फिर इमोशनल फीलिंग है, तो इसके लिए भी एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी सभ्यता होगी, अच्छी आइडियाज़ होंगे, अच्छे सोच होंगे, तो आप इस चीज़ को अलग कर पाएंगे, इस चीज़ से आप अवॉइड हो पाएंगे, बच पाएंगे। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इन्वेंशन है, फायर का जो इन्वेंशन है, ये माइलस्टोन बना, एक मील का पत्थर बना हमारे डेवलपमेंट में। वो बातें यहाँ पे नहीं लिखी गई, लेकिन आगे यही था। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ठीक है, अब कहता है द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब आगे कहते हैं कि जो ये है ना, यहाँ पे हुआ जानवरों का पालतूकरण करना, या फिर हमारे भाषा का विकास होना, उसके बाद खेती बाड़ी का जो विकास हुआ, उसके बाद आर्ट कला का हुआ, राइटिंग का, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने के लिए हम लोगों ने विकास किया। ये सब के सब हमारा जो वाइल्ड स्टेट है, जो हमारा जंगली वाला स्थिति है, उससे हमें एक सिविलाइज्ड स्टेट में पहुंचाया। यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्थिति, है ना। जैसे हम लोगों ने ये जब चीज़ों नहीं सीखा था, ये सब चीज़ हमें नहीं आता था, अपनी भाषा का पता नहीं था, हम एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो हमारा स्थिति कैसा था? एक जंगल जैसा था, जंगली जैसा था। तो उस चीज़ों से हमने जो आज जो चेंज किया, जो डेवलप किया, वो हम कहाँ चले आए? सिविलाइज्ड स्टेट में आ गए, है ना, एक सभ्य स्थिति में आ गए। अब कहता हाउ एवर वी हैव टू गेट विक्ट्री ओवर फियर। यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग डरते थे, उस पर विजय भी प्राप्त कर लिया है। चिंताओं पर भी कई लोग विजय प्राप्त कर लिए हैं, एस्टावेशन पे, टू मेक द पीपल हैप्पियर। और ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमने इस चीज़ पे विजय प्राप्त कर लिया है, विक्ट्री कर ली है, ये हमें हैप्पियर बनाता है, खुशी मतलब खुशनुमा बनाता है। उसके बाद शांति प्रिय बनाता है, और साथ में बिना डर वाला, निडर बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका समरी है अ चाइल्ड इज बॉर्न। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं।
ए चाइल्ड इज बॉर्न इज अ प्रोज विच हैज़ बीन रिटन बाई एन ऑस्ट्रेलियन राइटर नेम्ड जर्मन ग्रीर। तो यहाँ पे कहता है कि जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है ये एक प्रोज है जो कि लिखा गया है एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के द्वारा जिनका नाम जर्मन ग्रीर है। हेयर शी डिस्क्राइब्स मेनी डिफरेंसेज बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न सोसाइटी इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। कहता है कि इसमें ना वो जो राइटर है वो डिस्क्राइब करती है, वो वर्णन करती है अलग अलग जो अंतर है हमारी जो ट्रेडिशनल है पुरानी और जो आज की आधुनिक सोसाइटी है उसमें क्या अलग अलग बातें हैं। कहता है इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाउ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन सोसाइटी। तो इस चीज़ की बात करती है कि जो प्रेगनेंसी के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर हमें जो चाइल्ड बर्थ होता है हमारे घर, उन चाइल्ड बर्थ को हम अपने सोसाइटी में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार ए प्रेग्नेंट वुमन हैज़ गो टू हर मदर्स हाउस टू गेट डिलीवर्ड हर चाइल्ड। तो ऑथर यहाँ पे कहती है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो प्रेगनेंसी के समय अपने माँ के घर जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। शी हैज़ टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, और उनको वहाँ पे लगभग 3 महीने रुकना पड़ता है। When the child is 7 days old, a new dress is brought both for the child and his mother। यहाँ पे कहता है कि जब बच्चा 7 डेज का हो जाता है तो उनके लिए एक नया ड्रेस लाया जाता है और उनके माँ के लिए भी लाया जाता है, दोनों के लिए। ठीक है, तो जो बातें यहाँ पे ए चाइल्ड इज बॉर्न में कही गई है मेन बातें, उसको आपको समरी में लिखना ही होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज अ सेरेमनी। तो यहाँ पे कहता है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, जो पुराने ज़माने की जो समाज है, हमारी जो पुरानी जो परंपरा है, उसमें एक जो चाइल्ड बर्थ है मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो ये एक सेलिब्रेशन के जैसा मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम के जैसा, मतलब उत्सव जैसा मनाया जाता है कि जैसे कोई एक फेस्टिवल हो। ठीक है, आगे Many people attend this party with some gifts to see the child and to congratulate that mom। अब यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पार्टी को अटेंड करते हैं और साथ में कुछ गिफ्ट लाते हैं और बच्चे को देखने आते हैं और माँ को उसके लिए बधाई भी देने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है वाइल गार्डियंस ऑफ नर्स एंड डॉक्टर्स दीज बीज, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया क्या, देखते हैं, 1 मिनट, स्लाइड आगे पीछे हो गया। यस, यहाँ पे था वाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज। अब यहाँ पे कहते हैं जो कहती है ये जर्मन ग्रीर कहती है कि जबकि जो आज के आधुनिक जो पश्चिमी जो सोसाइटी है, जो सभ्यता है, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, मतलब उनको खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है। अंडर द गार्डियंस ऑफ नर्स एंड डॉक्टर्स, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं और जो नर्स होते हैं वो उनको सलाह देते हैं और उन्हीं के सलाह में उनको अपने आप को खुद ध्यान रखना होता है। दीज बेज आर कलेक्टिवली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड। और ये जो तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं जो आज पूरी तरह से मतलब एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब आज ऐसे ही किया जाता है। आगे लिखा हुआ नो डाउट मॉडर्न मेथड हैव रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी ऑफ मदर। अब कहता है कि ऐसा कोई डाउट नहीं है, आज के जो मॉडर्न मेथड है, मतलब जो बच्चे के जन्म देने के डिलीवरिंग जो चाइल्ड होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसका जो भी मॉडर्न मेथड है वो आज जो मोर्टेलिटी रेट है मदर का उसमें तो रिड्यूस हो गया है, उसमें कमी आ गई है, जो कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब जन्म के समय जो माँ की मौत हो जाती थी उसमें कमी आई है। द होल प्रोसेस हैज़ बिकम मैकेनिकल। आजकल जो पूरा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, वो पूरा का पूरा मैकेनिकल हो चुका है, पूरा का पूरा मशीनी हो चुका है। चाइल्ड बर्थ नो लॉन्गर रिमेन्स अ फैमिली बट अ सेलिब्रेशन। और लास्ट में मैंने लिखा कि चाइल्ड बर्थ बेसिकली कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का सेलिब्रेशन है। ठीक है, चलिए
आगे बता देता हूँ, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट नोट्स आ गया है, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो समरी है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई बार्ट बिटमैन। यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है एक पोएम है जिसको बार्ट बिटमैन ने कंपोज किया है। इन दिस पोएम बार्ट बिटमैन टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, और इस पोएम में बार्ट बिटमैन अपने बारे में बताते हैं। ही एन्जॉयज एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, कहते हैं कि वह ना जो बार्ट बिटमैन है वो क्या करते हैं, खुशियाँ खुद मनाते हैं और गाना भी खुद गाते हैं। According to the poet, his tongue and every atom of his blood is made of American soil and air। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो मेरा टंग है, यानी मेरा जो शब्द है, मेरी जो जबान है और जो मेरे खून का एक एक बूंद है, मेरे शरीर का जो एक एक कण है, वो इसी अमेरिका के सॉइल और एयर से, मतलब मिट्टी और एयर से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। He also says that every atom of blood is the same in all human beings। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सब मिलाकर बताया ना। जैसे वो कहते हैं कि जो हमारा खून का एक एक एटम है, एक एक जो कण है, वो हम सब मानव का एक जैसा है। ठीक है। ही वेलकम्स हीज लाइफ, अब वो अपने लाइफ को वेलकम करते हैं, चाहे लाइफ का स्थिति उस समय अच्छा हो या बुरा हो। एंड सेज डैट ही विल गो ऑन सिंगिंग टिल हिज डेथ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसे तो मैं आपको सब्जेक्टिव में भी ये बातें बताया था। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में चाहे अच्छे दिन आए या फिर बुरे दिन आए, मैं तो हमेशा अपना उसको एंजॉय ही करूँगा, मरते दम तक दोनों स्थितियों को खूब एंजॉय करूँगा। और मैं सिंग भी करूँगा, गाना भी मैं अपने खूब गाऊँगा, बहुत गाऊँगा, मतलब अच्छे से एंजॉय करूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे है। ही ऑल्सो सेज डैट वाट एवर दे आर सफिशिएंट एंड दे शुड नेवर बी फॉरगेटन कम्प्लीटली। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो भी मेरे पास है ना वो पर्याप्त है, और मैं इस चीज़ को, मतलब जो भी मेरे पास जो भी सुख सुविधा है, जो भी चीज़ें पर्याप्त है, और ये चीज़ें नहीं भुलाया जा सकता पूरी तरह से। ठीक है। ही इज़ रेडी फॉर एवरी डेंजर इन हीज लाइफ, और कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर एक खतरों से निपटने के लिए वो तैयार है। फर्दर ही एड्स डैट लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हैप्पीनेस एज वेल। आगे पोएट कहते हैं कि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आएगी, परेशानियां आएगी, और साथ में खुशियां भी आएगा। तो ये तो ऐसा ही होगा। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट विच हैज़ बीन गिवन बाई गॉड। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि यही तो जो है ना ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बहुत ही महानतम गिफ्ट है। Finally, he says that he wants to follow nature completely as it is a great source of energy। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, या फिर वो नेचर को फॉलो करते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो नेचर है ना उसके पास कम्प्लीटली एनर्जी का सोर्स है, मतलब पूरा का पूरा जो एनर्जी का सोर्स है वो नेचर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोएम है, मतलब नेक्स्ट जो समरी है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए इसको भी देखते हैं। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक। याद रखिएगा, मैंने आपको कितनी बार बताया है, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और माई ग्रैंड मदर हाउस। ये तीनों के तीनों लिरिक हैं, लिरिकल पोएम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरीके से आप समरी लिखोगे ना तो एक एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा कि इसको पता है बच्चे को कि लिरिक है। ठीक है, तो ऐसे अगर बातें पता हो ना तो ज़रूर लिखना। तो मैंने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई मॉडर्न पोएट W.H. ऑर्डन। और यहाँ पे मैंने एक बात और ऐड कर दी ना कि W.H. ऑर्डन एक मॉडर्न पोएट हैं,
तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस तरीके से जब भी आपको पता हो तो ज़रूर से लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कहते हैं कि इस कविता में जो पोएट है ना, एक मानव जाति का जो जीवन चक्र है उसकी बात करता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहाँ पे कहता है कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये हम लोगों को सजेस्ट करता है कि जो डेथ का जो प्रोसेस है या फिर जो मानव की जो प्रॉब्लम्स है उसी प्रकार से है जैसे पेड़ की पत्तियां का तेज़ी से गिरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज। यहाँ पे कहते हैं कि जो मानव जाति है ना, वो अपने कब्र की ओर खुद जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारी बीमारियां लग रही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कहता है कवि के अनुसार, ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड। जो मानव की जो इच्छाएं हैं ये तो असीमित हैं। एंड दीज डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड इन द होल लाइफ। और जो ये डिजायरें हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये कभी भी पूरे ज़िंदगी में पूर्ण नहीं हो सकता, है ना। पीपुल शो द फीलिंग ऑफ फेक लव टू वन अनदर। और लोग जो कहते हैं यहाँ पे पीपुल शो मतलब लोग दिखाते हैं द फीलिंग ऑफ फेक लव टू वन अनदर, एक दूसरे को फेक लव की जो फीलिंग होती है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ही ऑल्सो सेज डैट द मैसेंजर ऑफ डेथ कम्स टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कहता है कि वो ये बात भी कहते हैं कि जो मैसेंजर है ना, जो डेथ का जो मैसेंजर है वो आता है और हमारी जो खुशियाँ हैं उसको छीनकर चला जाता है। ही बिलीव्स डैट दोज पीपल हु आर अलाइव टुडे। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं कि ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो आज जिंदा है ना, कल मरेंगे, विल डाई टुमारो। फर्दर ही एड्स, आगे बताते हैं कि जो डेथ है, डेथ इज सर्टेन, मतलब जो मृत्यु है वो तो निश्चित है। लास्टली द पोएट कंपेयर आवर लाइफ विथ लीफलेस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो पोएट कहते हैं कि जो हमारा जो लाइफ है ना, एक ऐसे जंगल की तरह है जिसमें कोई पत्तियाँ ना हो, मतलब पत्ती विहीन जंगल। ही कंसिडर्स डैट बैड मैनर्स पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द जेंटलमैन्स लाइफ। अब आगे वो ऐसा मानते हैं कि जो बैड मैनर्स पीपल हैं, जिनको क्या कहता है, इन लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोल्स। मैंने आपको कल करवाया था। वो क्या करते हैं कि जेंटलमैन हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद करते हैं। और इस स्थिति में जो एंजल है ना, वो भी नहीं आएगा उनको इन एस्ट्रोल से बचाने, ठीक है। आपका अगला पोएम है, मतलब जो अगला समरी है वो है एन एपिटाफ। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एन एपिटाफ इज अ शॉर्ट पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। तो ये जो शॉर्ट पोएम है और आपके बुक का सबसे छोटी कविता यही है। इसको कंपोज किया है किसने, वाल्टर डिलामेयर ने, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ वुमन हु इज नो मोर। अब यहाँ पे कहता है कि इस कविता में जो पोएट है एक ऐसी लेडी की बात करता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। द पोएट इज स्टैंडिंग एट द ग्रेव ऑफ डेड वुमन एंड रिमेंबर्स हर ब्यूटी। यहाँ पे कहता है कि जो पोएट है ना, वो उसके ग्रेव पे, मतलब उसके कब्र पे खड़ा है। कौन, पोएट। वुमन के जो कब्र है, जो लेडी की कब्र है, उस पे खड़ा है और उसकी सुंदरता को याद करता है, ठीक है। रिमेंबर्स हर ब्यूटी। ही सेज, वो कहता है कि क्या कहता है, ही सेज डैट आ ब्यूटीफुल वुमन इज लाइंग इन दिस ग्रेव। वो कहता है कि एक खूबसूरत औरत इस ग्रेव में लाइंग है, मतलब लेटी हुई है। शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर। और उसको क्या आदत है कि वो इधर उधर घूमते रहती है। बट नो डिजायर, लेकिन उसकी कोई और इच्छाएं नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द पोएट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ बेस्ट कंट्री। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो है ना वो लेडी है वो बेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत औरत है ना। आगे देखिएगा, ही ऑल्सो सेज डैट द ब्यूटी विल वैनिश विद द पासेज ऑफ टाइम। वो ये भी बात करते हैं कि जो सुंदरता है वो समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। द पोएट इज वरी, और पोएट हैं वो चिंतित हैं। आफ्टर हिज डेथ नो वन विल रिमेंबर हर ब्यूटी, कि पोएट के डेथ कर जाने के बाद, पोएट के मर जाने के बाद कौन उस औरत को याद कर पाएगा, उसको रिमेंबर कर पाएगा। इनफैक्ट ही लव्ड हर सो मच। अगर बात करें तो पोएट हैं उस औरत को काफ़ी प्यार करते हैं। क्लियरली आई मेन टू से डैट ट्रूली। अब यहाँ पे मैंने अपना विचार रखा है कि मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि ये जो है ना बहुत ही सुंदर पोएम है जो कि एक लव पे है। वी कांट लिव विदाउट लव, हम लोग बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकते। तो बेसिकली ये बहुत ही छोटा पोएम था, इसे आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, तो आपका ना ये जो समरी है कंप्लीट इतना में आपका ऐसे हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इतने वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो समरी है वो फायर हिम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए देखते हैं। फायर हिम इज ए गुड पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई इंडो एंग्लियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। तो फायर हिम एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसको इंडो एंग्लियन पोएट के.की.एन. दारूवाला ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ फियरफुल बर्निंग हार्ट। अब कहता है कि इस कविता में पोएट एक बहुत ही भयावह बर्निंग हार्ट की बात करता है, जहाँ पे जो डेड होते हैं, जो मृत लोग होते हैं, उनको जलाया जाता है। दारूवाला सेज, यहाँ पे देखिएगा, दारूवाला सेज डैट द बर्निंग हार्ट लुक्स वेरी फ्राइटफुल इन टू द पासर बाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दारूवाला के.की.एन. दारूवाला है वो कहते हैं कि जो बर्निंग हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई देता है मून लाइट में, स्पेशली मून लाइट में। और किन को? पासर बाई को, जो राही हैं, जो राहगीर हैं उनको। इट प्रोड्यूस लाइट स्टिल आफ्टर द क्रिमिनेशन। और यहाँ तक कि जो क्रिमिनेशन होता है, जो वहाँ पे दाह संस्कार होता है, उसके दौरान और उसके बाद भी वहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस करते रहता है। कौन? बर्निंग हार्ट। द फायर swallowed everything. Sometime he sees half burnt finger of the dead on the घाट। अब यहाँ पे पोएट जो भी बात पोएट ने की है उसको मैंने लिखा है। कहता है कि जो आग है ना वो हर चीज़ को अच्छी तरीके से जला देता है, पर कभी कभी जो पोएट है वो देखते हैं कि जो हाफ बर्न्ट फिंगर है, मतलब जो आधी जली अंगुलियां हैं, वो जो डेड पर्सन के वो घाट पे ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई है, ठीक है। सो ही सेज फायर इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट टास्क कम्प्लीटली। इसीलिए वो कहते हैं कि जो फायर है वो अपना टास्क कम्प्लीटली नहीं कर रहा है, अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर रहा है। हेयर ही स्वेयर्स डैट। अब यहाँ पे वो कसम खाते हैं कि ही वुड नेवर अगेन अलाउ द फायर टू कमिट सच मिस्टेक। यहाँ पे पोएट कसम खाते हैं कि अब से मैं आग को ऐसा मिस्टेक करने नहीं दूंगा। ये तो इसका फायर का डिबॉचरी है, मैंने कल करवाया था आपको सब्जेक्टिव में। तो अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं ना तो सारे पॉइंट बार बार रिपीट होंगे और इस कारण से आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओगे। आगे देखिएगा। फर्दर द पोएट रिमेंबर्स दैट एक्सीडेंट विच हैपेंड 20 ईयर्स अगो। अब पोएट को याद आता है ऐसा एक्सीडेंट जो कि 20 साल पहले हुआ था, है ना। अनफॉर्चुनेटली द पोएट्स फर्स्ट चाइल्ड डाइज एंड ही हैज़ टू क्रीमेट हिज डेड सन। अब कहता है कि जो अनफॉर्चुनेटली मतलब जो दुर्भाग्यवश होता क्या है कि पोएट की पहली संतान होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको अपने डेड सन को क्रीमेट करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। द टावर ऑफ साइलेंस, नीचे कमेंट करके बताइएगा टावर ऑफ साइलेंस क्या है, ठीक है। मैं आपको कई बार बताया हूँ, ऐसे इसी वीडियो में फिर से बताना ही पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। द टावर ऑफ साइलेंस इज वेरी फार वेयर डेड ऑफ पारसी आर क्रीमेटेड। यहाँ पे कहा गया है कि जो टावर ऑफ साइलेंस है वो बहुतों दूर है,
जहाँ पे पारसी रिलीजन के लोगों को अंतिम संस्कार वहाँ पे कराया जाता है। ही डज नॉट लाइक द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग बॉडी इनटू फायर। और यहाँ पे जो पोएट है ना वो पसंद नहीं करते हैं ऐसे प्रैक्टिस को, ऐसे विश्वास को कि जो कि बर्निंग बॉडी जो कि फायर में किसी डेड बॉडी को बर्न किया जाए, जलाया जाए। व्हेन फायर इज कंज्यूमिंग हिज सन डेड बॉडी, जब जो आग है उनके सन के डेड बॉडी को जला रहा था, द पोएट हियर्स, पोएट को सुनाई पड़ता है फायर की आवाज़। द पोएट हियर्स द फायर, फाइनली द फायर हैज़ फॉरगिवन हिज कमिटेड सिन बाय वायलेटिंग पारसी। अब यहाँ पे कहता है कि इस प्रकार से पोएट को ऐसा लगता है कि आग हमें ये कह रहा है कि मैंने अब तुमको ना माफ़ कर दिया है। और कौन किस चीज़ के लिए माफ़ी की है? कि जो तुमने अपने धर्म के विरुद्ध जो पाप किया है ना, अपने धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म के हिसाब से अपने बच्चे को जलाया है, उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। एट लास्ट ही स्वेयर्स डैट ही वुड नेवर वायलेट हिज पारसी रिलीजन। और वो फिर से कसम खाते हैं कि अब से मैं पारसी रिलीजन का कभी इस तरीके से उल्लंघन नहीं करूँगा। ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो समरी है वह माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एन इंडियन फेमस पोएटेस कमाला दास। यहाँ पे कहता है कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस है ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो कि भारतीय कवयित्री कमाला दास के द्वारा लिखी गई है या फिर कंपोज की गई है। इन दिस पोएम शी टॉक्स अबाउट ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन। कहता इस कविता में जो कमाला दास है वो अपनी ग्रैंड मदर की घर की बात करती है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा प्यार और स्नेह पाया है। ठीक है। वंस शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। एक समय था जब वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी। शी रिसीव्ड लव फ्रॉम हर, और उन्हें मतलब जो कमाला दास है उनको अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। शी रिमेम्बर्स दोज डेज, और उन दिनों को याद करती है। एंड डैट वेरी ओल्ड हाउस, और उस पुराने घर को भी याद करती है जहाँ पे वो रहा करती थी। सी मिसेस हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन, और उनको बहुत ज़्यादा याद आता है उनकी जो प्यार था, जो ग्रैंड मदर ने उनको प्यार दी थी और जो अफेक्शन दी थी, वो सभी चीज़ें उन्हें याद आती है। सी ऑल्सो वांट्स टू सिट इनसाइड डैट हाउस, और जो कवित्री है, जो कमाला दास है, उनकी इच्छा है कि मैं उनके घर में मतलब पुराने घर में जाकर बैठूं। और कहाँ बैठूं? खिड़कियों के पास। एंड लिसन द साउंड ऑफ कोल्ड विंटर विंड टू रिवाइव द पास्ट मेमोरीज। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो पोएट है ना, जो पोएटेस हैं, उनकी इच्छा है कि मैं अपने ग्रैंड मदर हाउस में जाकर खिड़कियों के पास बैठूं और वहाँ पे जो ठंडी हवाओं की जो सरसराहट है उसको महसूस करूं, और हम अपने जो पुरानी यादें हैं उसको ताज़ा करूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, फर्दर सी सेज डैट सी इज़ प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस, और आगे वो अपनी ग्रैंड मदर हाउस पे अभिमान भी करती है, शान भी रखती है। नाउ सी ईयर्स अर्न्स, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर डैट लव एंड अफेक्शन, और वो आज उसी प्यार के लिए और उसी स्नेह के लिए वो बेचैन है। विच शी गॉट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। अब कौन प्यार के लिए? जो कि उनको बचपन में अपने ग्रैंड मदर से मिला था। सी एंजॉयड अनस्ट्रेन्ड लिबर्टी देयर, और वहाँ पे असीमित अनलिमिटेड जो स्वतंत्रता थी उनको वहाँ पे मिला था। हर हार्ट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उनका दिल आज भी असंतुष्ट है। फॉर डैट लव एंड अफेक्शन, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी,
आज फिर से मुझे वही प्यार मिलना चाहिए और वो चाहती है कि ऐसा मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। इवन दाओ हर ग्रैंड मदर इज डेड, यहाँ तक कि अब उसकी जो दादी है, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो डेड कर चुकी है। येट शी फील्स हर प्रेजेंस इन इमेजिनेशन, फिर भी वो अपनी कल्पना में, अपनी जो कल्पना वाली जो शक्ति है उसमें वो इमेजिन कर सकती है, सिर्फ याद कर सकती है उन्हें। इन दिस पोएम कमला दास सक्सीड्स इन कन्वेइंग हर फीलिंग्स थ्रू दिस स्मॉल पोएम। अब मैंने लास्ट में लिखा है कि इस कविता में जो कमला दास है ना, कमाला जो दास है, वो सफल होती है अपने जो फीलिंग्स है, जो प्यार उनको मिला ग्रैंड मदर्स हाउस में ग्रैंड मदर के द्वारा, इस छोटी सी कविता के माध्यम से वो अपने प्यार को बताने में, शेयर करने में सफल हो पाती है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट आपके समरी। अगर आप PDF या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।